पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए एंशिएंट मेडिसिन शॉप पर गया था, लेकिन उसके पास मेडिसिन खरीदने जितने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो केमिस्ट बो फैन की बेइज्जती करने लगा था। लेकिन तभी बो फैन वहां लगे एक चैलेंज को पूरा कर देता है, जिसमें उसे एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखना था, जिसकी वजह से मेडिकल शॉप का ओनर भी बो फैन से खुश हो गया था और इसी वजह से वो बो फैन को $1 मिलियन के साथ साथ उसके मेडिसिन फ्री में दे देता है। साथ ही वो बो फैन से मदद मांगता है कि वो उसके दोस्त को ठीक कर दे। तो बो फैन उसके साथ उसके दोस्त के घर चला गया था, जहां उन्हें उस दोस्त का बेटा मिला था। लेकिन तभी उस दोस्त की ग्रैंड डॉटर एक सीनियर डॉक्टर को ले आई थी और वो बो फैन से कह रही थी कि तुम मेरे ग्रैंडपा का इलाज नहीं करोगे। ऊपर से वो सीनियर डॉक्टर, जिसका नाम मिस्टर गाओ था, वो भी बो फैन की इंसल्ट करने लगता है कि ये सड़क छाप इसका इलाज क्या करेगा। ये सुनकर बो फैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस शॉप के ओनर ने बो फैन को रिक्वेस्ट करके रोक लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिस्टर गाओ उस बेटे से पूछते हैं कि क्या जो मैंने टेस्ट करने के लिए कहे थे उसका रिजल्ट आ गया है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर वो सभी टेस्ट रिपोर्ट मिस्टर गाओ को देती है और उनसे पूछती है कि मेरे ग्रैंडपा की हालत कैसी है, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत बीमार है, तुम उनके क्रियाक्रम की तैयारी करो। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर और वो बेटा शॉक हो जाते हैं। साथ ही वो ग्रैंड डॉटर मिस्टर गाओ से कहती है कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है मेरे ग्रैंडपा को बचाने का। तभी वो बेटा मिस्टर गाओ से कहता है कि आप तो इतने सीनियर डॉक्टर हो, इसलिए प्लीज कुछ कीजिए। अगर आपने मेरे फादर को ठीक कर दिया तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो डॉक्टर गाओ कहता है कि ये सच है कि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, पर हर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। ऊपर से आपके फादर की बीमारी लास्ट स्टेज पर है और उनकी एज भी हो गई है, जिसकी वजह से अगर भगवान भी आ गए तो वो भी उन्हें नहीं बचा सकते। इसलिए आप बस इनके क्रियाक्रम की तैयारी करो। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर रोने लगती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से काफी अटैच थी। तभी वो फैन डॉक्टर गाओ से कहता है कि तुम्हारा इतने सालों से पढ़ाई करने का क्या फायदा, जब तुम्हें एंड में पेशेंट की फैमिली को रुलाना ही हो और उन्हें बस क्रियाक्रम की सलाह देनी हो। ये सुनकर मिस्टर गाओ बो फैन से कहता है कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई। पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस है, कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता और अगर इन पर कोई इलाज ट्राई करने की कोशिश की तो पेशेंट की दर्द और बढ़ जाएगा। ये सुनकर बो फैन डॉक्टर गाओ से कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अगर इनका इलाज नहीं कर सकते तो कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर गाओ कहते हैं कि मैंने लंग डिसीज पर काफी रिसर्च की है और मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। मैंने ऐसे काफी केसेस फॉरेन में देखे हुए हैं, इसलिए मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं कर सकता। इस पर बो फैन कहता है कि मैं भी ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर गाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने ऐसा मजाक अपने पूरी जिंदगी में नहीं सुना। इस पेशेंट का इलाज करने का समय ही जा चुका है, इसलिए तुम कुछ भी ट्राई कर लो, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि मेरी एंशिएंट मेडिसिन की नॉलेज पेशेंट को जरूर ठीक कर सकती है। इसके बाद वो उस ओनर का दिया हुआ चेक बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस ओनर से $1 मिलियन जीते हैं। ये सुनकर मिस्टर गाओ कहते हैं कि एडवांस मेडिकल भी इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, तो तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी एंशिएंट मेडिसिन काम आ जाएगी। ये सुनकर बो फैन डॉक्टर गाओ के पास जाकर उनसे कहता है कि मुझे एंशिएंट मेडिसिन और टेक्निक पर पूरा भरोसा है। इस पर डॉक्टर गाओ कहते हैं कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस पेशेंट को बिना और दर्द पहुँचाए ठीक कर दिया तो मैं एक बड़े न्यूज़पेपर में तुमसे माफी मांगूंगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस पेशेंट का इलाज नहीं कर पाया तो मैं $1 मिलियन तुम्हें दे दूंगा। तभी वो बेटा उन दोनों का झगड़ा सुलझाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो ओनर बेटे को रोकते हुए कहते हैं कि अब क्योंकि मिस्टर गाओ मेरे दोस्त का इलाज नहीं कर सकते तो अब बो फैन को आजमाने में क्या बुराई है। अब बो फैन अपने चेक को उस बेटे के पास जमा करवा देता है ताकि अगर वो हारे तो वो चेक मिस्टर गाओ को मिल जाए। तभी वो ग्रैंड डॉटर खड़ी होते हुए बो फैन से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को हाथ नहीं लगा सकते, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। इस पर बो फैन उससे कहता है कि फिर तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा को मरने दोगी, क्योंकि अब मिस्टर गाओ तो उनका इलाज नहीं कर सकते। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि मैं डॉक्टर गाओ से भी बड़े एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, पर तुम मेरे ग्रैंडपा को टच नहीं कर सकते। तभी
वो बेटा उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम गेस्ट से इस तरह से बात नहीं कर सकती। इस पर वो ग्रैंड डॉटर रोते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडपा बहुत बीमार है, इसलिए उन्हें परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो बेटा बोलता है कि बो फैन को तुम्हारे ग्रैंडपा के दोस्त यहाँ लाए हैं तो तुम्हें उन पर भी ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर बोलती है कि वो तो इतने समय से मेरे ग्रैंडपा का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जबकि वो तो इतने सीनियर है, तो मैं इस लड़के पर कैसे विश्वास कर लूं। ये सुनकर वो ओनर ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम्हें किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। ऊपर से बो फैन ने हाल ही में इतने महीने पुराने एंशिएंट मेडिसिन को पूरा करा है। ये सुनकर वो बेटा खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फॉर्मूला तैयार हो गया तो जल्दी से दवाई बनाकर मेरे फादर को दे दो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी मिस्टर गाओ बोलते हैं कि मैंने भी उस एंशिएंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, पर वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो बस बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करती है। इसलिए मैं बो फैन से कहना चाहता हूँ कि तुम उस फॉर्मूले की मदद से इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। ये सुनकर बो फैन कहता है कि किसने कहा कि मैं उस फॉर्मूले का यूज करके पेशेंट को ठीक करूंगा। इस पर मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट की फैमिली को भरोसा कैसे दिलाओगे कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। इस पर वो फैन कहता है कि मैं एक बार पेशेंट को चेक करके उनके बारे में कुछ बताऊंगा, अगर जो भी मैं कहूंगा वो सच हुआ तो ग्रैंड डॉटर मुझे इलाज करने देगी, और अगर वो गलत हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को चेक करने के लिए बस देख सकते हो, उन्हें छू नहीं सकते, और अगर चेक करने के बाद तुम्हारा एक भी सेंटेंस गलत हुआ तो तुम यहाँ से चले जाना। अब बो फैन अपनी स्पेशल आइज की मदद से पेशेंट की बॉडी को चेक करने लगता है, साथ ही वो पेशेंट के हर बॉडी को डिटेल में स्कैन कर रहा था, जिसके बाद वो बोलता है कि इस पेशेंट को जवानी के दिन में इसकी लेफ्ट लंग के पास गोली लगी थी, जो कि इतनी सीरियस इंजरी तो नहीं थी, पर आराम ना करने के कारण उनकी वो इंजरी ही नहीं हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अल्कोहल पीना भी शुरू कर दिया था और इसी की वजह से आज इन्हें ये बीमारी हुई है। साथ ही बो फैन उस पेशेंट के लंग के पार्ट के बारे में डिटेल में बताने लगता है। ये सुनकर डॉक्टर गाओ हैरान होते हुए वो रिपोर्ट चेक करने लगता है। तभी वो ओनर डॉक्टर गाओ से कहता है कि क्या हुआ, रिपोर्ट में वही है ना जो बो फैन बोल रहा है। तभी वो ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि ये सब कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें जरूर शॉप के ओनर ने पहले ही मेरे ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, जो सब तुम यहाँ बता रहे हो। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तभी बो फैन उसे रोकते हुए ग्रैंड डॉटर से कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे बारे में भी बता सकता हूँ। इसके बाद बो फैन अपनी स्पेशल आइज की मदद से उस ग्रैंड डॉटर को स्कैन करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन काफी अच्छी है, क्योंकि तुम बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हो, लेकिन तुम्हारी लेफ्ट लेग पर एक छोटा सा कट लगा हुआ है जो तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए लगा था। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर भी इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण बरसात के दिन में तुम्हें लेफ्ट शोल्डर में दर्द होता है। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पर वो फैन कहता है कि मुझे तो वो सब भी पता है जो अगर मैं यहाँ बताऊं तो तुम शर्मा जाओगी। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर गुस्से में उसे चुप रहने को बोलती है, तो वो फैन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया और क्या मैं अब तुम्हारे ग्रैंडपा को चेक कर सकता हूँ। इस पर वो बेटा हाँ करते हुए कहता है कि आपके पास तो कमाल की एबिलिटी है कि आपकी आंख में एक्सरे मशीन फिट है, पर बो फैन कुछ नहीं बोलता। तभी वो शॉप ओनर बो फैन से कहता है कि अब तुम इनका इलाज कर सकते हो। ये सुनकर बो फैन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर कहता है कि दुनिया में कई सारी बीमारियां हैं जो कि इविल स्पिरिट की वजह से होती है, इन्हें अगर खत्म कर दिया जाए तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज मैं 9 सोल रिवाइविंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस इविल स्पिरिट को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे उस टेक्निक के अलावा भी एक और टेक्निक की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ उस टेक्निक से पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। अब वो फैन एंशिएंट डॉक्टर की दी हुई बुक में से उस टेक्निक को ढूंढने लगता है, जहां उसे एक डिवाइन पावर कॉन्डेटेशन नाम की टेक्निक मिल जाती है। इसके बाद वो नॉर्मल वर्ल्ड में आकर अपने नीडल्स को बाहर निकाल लेता है और उनमें से एक नीडल को पेशेंट की बॉडी पर लगाता है, जिसे देखकर उस शॉप ओनर का मुंह और आंखें दोनों के दोनों खुले रह जाते हैं। तो वो बेटा उनको बोलता है कि आप इतने हैरान क्यों हो। इस पर वो ओनर कहता है कि ये 9 नीडल सोल रिवाइवल टेक्निक है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ये टेक्निक बहुत पहले ही खो चुकी थी, और जब भी मैं इस टेक्निक के बारे में उनसे पूछता था तो वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देते थे। पर मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लड़का इतनी यंग एज में ये टेक्निक जानता होगा।
ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर शॉप ओनर से पूछती है कि 9 नीडल टेक्निक की कोई स्पेशल बात है। इस पर वो शॉप ओनर कहता है कि ये टेक्निक एक सुप्रीम टेक्निक है, इसके बारे में हर एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है। साथ ही इन नीडल को चमत्कारी नीडल कहना भी गलत नहीं होगा। तभी वो फैन एक नीडल पेशेंट की बॉडी में लगा देता है, जिसे देखकर शॉप ओनर कहता है कि ये 9 नीडल्स बॉडी की एनर्जी को और बढ़ाती है और बोन्स को मजबूत करती है, और ये भी माना जाता है कि ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। उसी वक्त वो फैन देखता है कि वो एविल स्पिरिट पेशेंट की बॉडी से बाहर आ गई है, लेकिन तभी मॉनिटर पे पेशेंट की हार्ट बीट खत्म होने लगती है, जिसे देखकर वो ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी बो फैन उसे चुप कराते हुए 3 और नीडल पेशेंट की बॉडी में लगा देता है, जिसके कारण वो एविल स्पिरिट पूरी तरह बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे सिर्फ बो फैन ही देख पा रहा था। अब बो फैन अपनी नीडल से उस एविल स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा करते ही पेशेंट की हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो जाती है। मिस्टर गाओ बो फैन से बोलता है कि तुम सच में एक डॉक्टर हो या तुम्हें सिर्फ कर्तव्य दिखाना आता है। तुम्हारे इलाज करने से पहले पेशेंट जिंदा तो था, पर तुमने तो उसे मार ही दिया। तभी बो फैन अपनी सारी नीडल निकालते हुए बोलता है कि अब ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुनकर मिस्टर गाओ बोलते हैं कि तुमने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो। इधर वो ग्रैंड डॉटर रोना शुरू कर देती है। तभी बो फैन मिस्टर गाओ से कहता है कि जो मैं देख सकता हूँ तुम जैसा नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। तभी बो फैन चुटकी बजाता है तो तुरंत ही उसके ग्रैंडपा की हार्ट बीट वापस आने लगती है, साथ ही वो होश में आने लगा था। इधर बो फैन सोचता है कि इस शहर में बीमारियां बहुत बढ़ गई है, लगता है कोई जानबूझकर एविल स्पिरिट का यूज कर रहा है। मैं उसका पता लगाकर उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो ग्रैंडपा अपनी पोती को रोते हुए देखकर कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझसे काफी दूर चले गए। इधर वो बेटा भी काफी शौक में था। दूसरी तरफ मिस्टर गाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो ग्रैंडपा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर गाओ उसे बोलता है कि हो सकता है कि ये सब बस थोड़ी देर के लिए हुआ हो, इसलिए आपको अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। ये सुनकर वो ग्रैंडपा मिस्टर गाओ से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, सिर्फ मामूली सर्दी जुकाम के लिए मैं अपना ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट करवाऊं। लेकिन तभी वो ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि प्लीज आप अपनी बॉडी टेस्ट करवा लीजिए, मुझे इससे अच्छा लगेगा। तो वो ग्रैंडपा इसके लिए मान जाता है। तभी वो बेटा बो फैन से कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हमें फुल बॉडी चेकअप कराना है, जिसमें टाइम लग सकता है। आप जब तक नाश्ता कर लीजिए। तो बो फैन इसके लिए मानते हुए नाश्ता करने के लिए जाने लगता है। आगे वो ग्रैंड डॉटर अपने दादा को सब कुछ बता देती है कि उन्हें कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें एक सीरियस बीमारी थी और वो काफी लंबे समय से कोमा में थे। तभी रिपोर्ट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल थी, जिसे देखकर मिस्टर गाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये सब इम्पॉसिबल है। पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल ही नहीं बल्कि उनका लंग कैंसर भी गायब हो चुका है, पर ये सब कैसे हो सकता है। तभी वो ग्रैंडपा डॉक्टर गाओ से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिट हूँ, लगता है तुम मुझसे पिटना चाहते हो। इधर वो शॉप ओनर बो फैन से बोलता है कि तुम्हारी 9 नीडल टेक्निक तो कमाल की थी, आखिरकार मेरा तुम पर विश्वास सच निकला। तभी वो ग्रैंडपा शॉप ओनर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने लगता है, जिस पर वो शॉप ओनर बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हें बचाना तो चाहता था पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। इसलिए तुम इस यंग लड़के बो फैन को थैंक यू बोलो क्योंकि इसी ने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर वो ग्रैंडपा बो फैन को थैंक यू बोलता है। तभी वो शॉप ओनर निराश होते हुए कहता है कि मैं उसे 9 नीडल टेक्निक को कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो 9 नीडल टेक्निक का नाम सुनकर वो ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुमने उसका यूज करके मुझे बचाया है, क्या तुम उसे दोबारा मुझ पर यूज करके दिखा सकते हो, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस पर वो फैन कहता है कि वो टेक्निक हेल्दी लोगों पर यूज नहीं की जा सकती। तभी मिस्टर गाओ चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फैन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुमने शर्त हारने पर कुछ करने के लिए नहीं कहा था। ये सुनकर मिस्टर गाओ कहता है कि मैं तो बस माफी वाला लेटर लिखने के लिए पेन लेने के लिए जा रहा था। तभी वो बेटा मिस्टर गाओ को एक पेन दे देता है। तो मिस्टर गाओ माफी भरा लेटर लिखकर बो फैन को दे देता है, जिस पर बो फैन उस बेटे से कहता है कि आप प्लीज इसे एक बड़े न्यूज़पेपर में छपवा देना। लेकिन तभी मिस्टर गाओ बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल मैं मीडिया में जाकर तुमसे माफी मांग लूंगा।
अब वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले वो ग्रैंडपा मिस्टर गाओ से कहता है कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, तुम ऐसे किसी को भी क्रियाक्रम करने की सलाह नहीं दे सकते। और मिस्टर गाओ मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो शॉप ओनर बो फैन से कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप इस लड़के को अपना मास्टर कैसे बना सकते हो। तभी बो फैन भी शॉप ओनर से कहता है कि आप बहुत सीनियर हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी काफी है, इसलिए मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई भी टेक्निक सीखनी है तो मैं आपको सिखा दूंगा। ये सुनकर वो शॉप ओनर कहता है कि मैं हमेशा से ही वो 9 नीडल सीखना चाहता था, इसलिए प्लीज मेरी एज को मत देखो और मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। अब शॉप ओनर के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।